अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एमसीक्यूज इंटरनेशनल रिलेशंस और आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। Baghdad Pact was signed on February 24, 1955, and the second option is February 24, 1965. Baghdad Pact was signed on February 24, 19. Dear students, the correct answer is Baghdad Pact was signed on February 24, 1955. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ अर्सा के बाद जो है 1958 को जो है जब इराक़ जो है उसने बगदाद पैक्ट से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, तो उसके बाद बगदाद पैक्ट जो है उसका नाम सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रख दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स इनिशियली साइंड ऑन द चार्टर ऑफ यूएनओ इन 1945। यूएनओ जो है जिसका क़याम अक्टूबर 24, 1945 को हुआ था, तो आपने बताना ये है कि उसका जो इनिशियली जो है जिन ममालिक के ऊपर उसके चार्टर के ऊपर साइन किए उसके मेंबर्स की तादाद कितनी थी। दो ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ 51 एंड द सेकंड ऑप्शन इज़ 71। द करेक्ट ऑप्शन इज़ 51। 51 states signed the charter of UNO in 1945। तो जब 1945 को जो है यूएनओ की बुनियाद रखी गई तो उस वक़्त 51 रियासतों ने 51 स्टेट्स ने जो है इसके चार्टर के ऊपर साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ और यूएनओ जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, यानी यूएनओ की जो कार्रवाई है वो कितनी लैंग्वेज के अंदर जो है होना ज़रूरी होती है। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। दोबारा सुन लीजिएगा, इंग्लिश, अरेबिक, ये अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखे हुए हैं, इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। तो ये 6 ज़बानें हैं जो कोई यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है G8 यानी ग्रुप 8 कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स: यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड रशिया। ये जो ग्रुप 8 है ये जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, दुनिया के जो बड़े डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं, ये ग्रुप 8 जो है उन मालिक पर मुश्तमिल है। तो ग्रुप 8 के अंदर जो है यूके है, यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है और उसके बाद है रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है जो यूएनओ के जो बेसिक अदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से ये दूसरे नंबर के ऊपर है। उसका पहला जो बेसिक अदारा है वो है जनरल असम्बली और सेकंड जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो इनिशियली सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ वाज कंसिस्टेड ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स? 11, 15। तो जब यूएनओ की बुनियाद रखी गई अक्टूबर 24, 1945 को, तो उस वक़्त जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर्स की जो कुल तादाद थी वो थी 11। द करेक्ट आंसर इज़ 11। सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएनओ वाज कंसिस्टेड ऑफ 11 मेंबर्स इनिशियली। फिर 1955 को जो है यूएनओ के मैनिफेस्टो के अंदर जो है उसके चार्टर के अंदर जो है अमेंडमेंट की गई और सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। शुरू में जो है इसके जो मेंबर्स थे उसमें 5 मेंबर्स इसके परमानेंट थे, 5 मेंबर्स परमानेंट थे और नॉन परमानेंट मेंबर जो थे उनकी तादाद थी 6, यानी 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे। लेकिन 1955 को जो है जब इसके चार्टर के अंदर अमेंडमेंट की गई तो फिर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उनकी तादाद बढ़ाकर जो है वो 10 कर दी गई है और नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं उनका चुनाव 2 साल के लिए किया जाता है, जबकि जो परमानेंट मेंबर्स हैं दे आर आल्सो कॉल्ड वीटो पावर्स। और परमानेंट मेंबर्स के अंदर जो 5 स्टेट शामिल हैं उसमें है यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। दोबारा नाम सुन लीजिएगा, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना
एंड रशिया। तो ये 5 मेंबर जो हैं परमानेंट हैं, इनको वीटो पावर्स भी कहते हैं, और इसके अलावा 10 मेंबर जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और हर 2 साल के लिए उनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स। ये एक अदारे का नाम है, उसकी एब्रीवेशन है ब्रिक्स। 5 मेंबर्स आर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, कनाडा एंड। तो जो ब्रिक्स है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने बताना ये है कि ये जो ब्रिक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किन 5 ममालिक पर मुश्तमिल है। उसमें 4 ममालिक के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर कनाडा और एस का बताना है कि एस फॉर साउथ एशिया या फिर एस फॉर सऊदी अरेबिया। द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है वो जिन 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल है उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, कनाडा एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 ममालिक पर मुश्तमिल जो है ये तंजीम है और इसकी एब्रीवेशन जो है वो ब्रिक्स है, यानी हर स्टेट का जो पहला वर्ड है उसके नाम का पहला वर्ड जो है उनको मिलाने से ये लफ्ज़ ब्रिक्स जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बाल्कन पेनिनसुला इज लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप और फिर साउथ ईस्टर्न यूरोप। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल यूरोप। The correct answer is Central Europe. Dear students, the Balkan Peninsula is located in southeastern Europe. The Balkan Peninsula is located in southeastern Europe. The next question की तरफ है what is Pax American? What is Pax American? इसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, American Missile and Peace through American Power. What is the meaning of Pax American? इसके 2 ऑप्शन हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज अमेरिकन मिसाइल, यानी पैक्स अमेरिकन मीन्स अमेरिकन मिसाइल, और दूसरा ऑप्शन है पैक्स अमेरिकाना मीन्स पीस थ्रू अमेरिकन पावर। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है पीस थ्रू अमेरिकन पावर। व्हाट इज पैक्स अमेरिकाना? पैक्स Americana means peace through American power. The next question is, what is the realistic image of the state? जो realistic school of thought है, जो realistic approach to international relation है, बैनुल अक़वामी तल्लुकात के अंदर जो realistic approach है या realistic theory है, उसका state के मतलब जो है वो क्या image है या state के मतलब क्या point of view है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। द स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर ऑफ IR एंड द सेकंड इज UNO इज द बेसिक एक्टर ऑफ IR। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर ऑफ IR। तो अकॉर्डिंग टू द रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट द स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर ऑफ IR, यानी रियासत जो है, स्टेट जो है, ये बैनुल अक़वामी तल्लुकात का सबसे अहम तरीन जो है वो एक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड द सेकंड ऑप्शन इज द स्प्रेड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। The Non-Proliferation Treaty NPT attempts to spread the nuclear weapons. तो ये जो NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, इसका बुनियादी मकसद है कीमियाई हथियारों यानी न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसराइल स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन May 14, 1948। May 14, 1958। इसराइल रियासत का क़याम कब अमल में आया? इसका दुरुस्त जवाब है May 14, 1948, 14 मई 1948 को। ये चंद दिन के बाद जो है 14 मई 1948 आने वाला है। इसराइल स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन May 14, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेटो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो वाज साइंड ऑन। उसका जो मुकम्मल जवाब है
वो तो है अप्रैल 4 1949। अप्रैल 4 1949 को जो है नेटो की बुनियाद रखी गई थी। बहरहाल यहाँ दुरुस्त जवाब है 1949। नेटो वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है उसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कब उसकी बुनियाद रखी गई? जून 26 1945, जून 23 1945। द करेक्ट आंसर इज जून 26 1945। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन जून 26 1945। तो बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जो है उसको 26 जून 1945 को जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 वाज बिटवीन यूएसए, यूएसएसआर एंड क्यूबा। सेकंड ऑप्शन है यूएसएसआर, यूएसए एंड ईरान। इसका दूसरा जवाब है यूएसए, यूएसएसआर एंड क्यूबा। तो 1962 में जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो पैदा हुआ था, तो ये बेसिकली यूएसए, यूएसएसआर और क्यूबा के दरमियान जो है ये हुआ था, जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहा जाता है। द मिसाइल क्राइसिस ऑफ 1962 was between USA, USSR and Cuba. The next question is, during the war of 1971, Russia openly sided with जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ईस्ट पाकिस्तान के इशू के ऊपर जो है 1971 को जो जंग लड़ी गई थी, तो आपने बताना ये है कि उसमें रशिया जो है, जो यूएसएसआर था, उसने ओपनली जो है किस रियासत का साथ दिया था? पाकिस्तान का साथ दिया था या फिर इंडिया का साथ दिया था? क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा। ड्यूरिंग द वार ऑफ 1971, रशिया ओपनली साइडेड विद पाकिस्तान और इंडिया? द करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोबारा सुन लीजिएगा। 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ईस्ट पाकिस्तान के इशू के ऊपर जो जंग लड़ी गई थी, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान लागू होकर बांग्लादेश बन गया था। इस जंग के दौरान जो है जो रशिया है, जो उस वक्त यूएसएसआर उसका स्टेटस था, तो उसने पाकिस्तान का साथ दिया था या इंडिया का? द करेक्ट आंसर इज इंडिया। उसने इंडिया का जो है वो साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985, 1990। सार्क जो कि साउथ एशियन जो ममालिक हैं उनकी एक बैनुल-अक़वामी रीजनल बैनुल-अक़वामी तंजीम है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 और 1990। द करेक्ट आंसर इज 1985। सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the main treaty which ended WW1 यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट इन 1919? वर्सेल्स ट्रीटी या फिर पेरिस ट्रीटी? आपने बताना ये है कि वो कौन सा मुआहदा है जिसके नतीजे में पहली जंग अजीम जो है उसका 1919 में ख़ात्मा हुआ था। यानी ऐसा कौन सा ट्रीटी है जिसने पहली जंग अजीम जो है उसके ख़ात्मे का ऐलान किया था? What was the main treaty which ended the World War First in 1919? The correct answer is Versailles Treaty. What was the main treaty which ended the World War First in 1919? The correct answer is Versailles Treaty. Next question है dear students हमारे पास। Who was the first Russian ruler to assume the title of Tsar? ये जो रशिया है, मौजूदा जो रशिया है, 1990-91 से पहले जो है इसका नाम यूएसएसआर था। और यूएसएसआर जो है उसकी जो बुनियाद है वो कब रखी गई है? 1917 के अंदर। 1917 में जो है रशिया के अंदर जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, उससे पहले जो है रशिया के ऊपर जो है वो जो शहनशाहियत थी, जो बादशाहत का निज़ाम था, तो उसमें जो शहनशाह होता था वो एक टाइटल इस्तेमाल करता था जिसको ज़ार, CZAR, ज़ार कहा जाता था। ज़ार एक टाइटल है, एक डायनास्टी जो है उसका टाइटल है। तो आपने बताना ये है कि कौन सा वो शख्स है रशिया का, कौन सा वो ऐसा शहनशाह था जिसने सबसे पहले जो है ये टाइटल इस्तेमाल किया था?
दोबारा इसको सुन लीजिएगा. हु वॉज द फर्स्ट रशियन रूलर टू अस्यूम द टाइटल ऑफ जार? द करेक्ट आंसर इज Ivan IV. Ivan IV was the first ruler of Russia who assumed the title of Tsar. और डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जब रशिया के अंदर जो है 1917 को जो है जो रेवोल्यूशन आया था, जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, उस वक्त जो है निकोलस टू जो है वो उसका शहनशाह था रशिया का, जिसके ख़िलाफ़ ये बगावत हुई थी और उसके नतीजे में फिर जो है रशिया को जो है वो एक कम्युनिस्ट रियासत जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था. तो पहला शख्स कौन था? वो है आइवन IV, जिसने सबसे पहले ज़ार का टाइटल इस्तेमाल किया. और 1917 में जो है जब रशिया के अंदर रेवोल्यूशन आया था, उस वक्त रशिया का जो आखिरी ज़ार बादशाह था उसका नाम था निकोलस टू. तो दो ऑप्शन जो हैं इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. रोनाल्ड रेगन एन एक्टर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ USSR और USA. तो आपने बताना ये है कि रोनाल्ड रेगन जो है वो एक बेसिकली एक्टर था, लेकिन बाद में वो एक मुल्क का प्रेसिडेंट भी बना. उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, USSR और USA. द करेक्ट आंसर इज USA. तो रेगन जो है ही वाज एन एक्टर एंड आफ्टर इट he became the president of USA. The next question is zero sum game. ये टर्म है zero sum game is the feature of which theory of IR? इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो मुख्तलिफ थेरीज इस्तेमाल होती हैं, जैसे रियलिज़म है, आइडियलिज़म है, लिबरलिज़म है, मार्क्सिज्म है, बहुत सारी जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो थेरीज इस्तेमाल होती हैं. तो आपने बताना ये है कि जो ज़ीरो सम गेम की जो टर्म है, ये कौन सी थेरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है. ज़ीरो सम गेम थेरी इज़ द फीचर ऑफ विच थेरी ऑफ IR? इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, रियलिज़म और आइडियलिज़म. द करेक्ट आंसर इज रियलिज़म. ज़ीरो सम थेरी इज़ द फीचर ऑफ रियलिज़म. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू बीइंग इन 1945. तो दोबारा इसको देखिएगा. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसका क्याम जो है 1949 को जो है अमल में आया है. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना केम इनटू बीइंग इन 1949. 1949 में जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है इसका क्याम जो था वो अमल में आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी चाइना से मुतल्लक है. विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड ए कल्चरल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग कोल्ड वार? तो डियर स्टूडेंट्स, ये कोल्ड वार जो है ये आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार जो है ये शुरू हुई और 1990-91 तक ये चलती रही. अमेरिका और USSR के दरमियान जो है ये जो कशीदगी पैदा हो गई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको कोल्ड वार का नाम दिया गया. और इस दौरान जो है किस मुल्क के अंदर जो है कल्चरल रेवोल्यूशन जो है आया था? तो इसका दूसरा जवाब है चाइना. चाइना एक्सपीरियंस्ड ए कल्चरल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द कोल्ड वार. तो इसका दूसरा जवाब है चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द U2 इंसिडेंट अकर्ड इन 1960 और 1965. द U2 इंसिडेंट अकर्ड इन 1960. U2 इंसिडेंट जो है ये 1960 को जो है वो रूनुमा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट हेग, न्यूयॉर्क. तो जो UNO है उसके जो ज़्यादातर जो हेड ऑफिस हैं वो अमेरिका न्यूयॉर्क में कायम हैं, जबकि UNO का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो दायरा है उसका जो हेड ऑफिस है वो हॉलैंड के शहर यानी नीदरलैंड के शहर हेग में वाक़ है. द हेड ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट हेग. तो इसका दूसरा जवाब है हेग, और ये हेग जो है ये हॉलैंड का शहर है जिसको नीदरलैंड भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच इंग्लिश किंग साइन द ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा? कौन से बरतानवी बादशाह ने जो है मैग्ना कार्टा ट्रीटी जो है उसको साइन किया था? और उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, किंग जॉन और दूसरा है किंग हेनरी. द करेक्ट आंसर इज किंग जॉन. किंग जॉन वॉज द इंग्लिश किंग हु साइंड द ट्रीटी ऑफ मैग्ना कार्टा.
मैग्ना कार्टा को जो है उर्दू ज़ुबान में मंशूर आज़म भी कहा जाता है और ये 1215 में जो है ये साइन हुआ था। 1215 के अंदर जो है मैग्ना कार्टा साइन हुआ था और इसके ऊपर बादशाह किंग जॉन जो है उसने दस्तखत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस वाज रिटन बाय मार्गन थ्यू ई एच कार। द करेक्ट आंसर इज मार्गन थ्यू। द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस was written by Morgan Thew. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट 3 states to achieve the nuclear capability were USA, USSR, UK। सेकंड ऑप्शन है USA, चाइना एंड पाकिस्तान। कौन से 3 मुल्क हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है हासिल की थी, यानी उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी, और उन तीनों मुल्कों के नाम जो है आपने बताने हैं। दोबारा देखिएगा, द फर्स्ट 3 states टू अचीव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वर USA, USSR एंड UK। तो सबसे पहले अमेरिका जो है, USA ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की, उसके बाद रशिया ने हासिल की, और रशिया के बाद जो है फिर UK ने जो है वो हासिल की थी। तो इस तरह 3 मुल्क जो हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की। तो उसमें नंबर 1 USA, द सेकंड इज़ USSR एंड द थर्ड इज़ UK। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इज सिचुएटेड इन पेरिस, वाशिंगटन। द करेक्ट आंसर इज पेरिस। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल is situated in Paris. The correct answer is Paris. Next question की तरफ चलते हैं। SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation, consists of 8 members: Bangladesh, India, Sri Lanka, Pakistan, नेपाल, भूटान, मालदीव्स एंड। तो डियर स्टूडेंट्स, 1985 में जो है 1985 को जो है सार्क का दायरा जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये सार्क जो है जो साउथ एशियन नेशंस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल है। तो साउथ एशिया के अंदर जो है आगाज़ में बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और मालदीव्स के मालिक शामिल थे। बाद में जो है एक और मुल्क को भी जो है सार्क में शामिल किया गया है। तो आपने बताना ये है कि जिस नए मुल्क को सार्क में शामिल किया गया वो ईरान है या कि अफ़गानिस्तान है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 8वां मुल्क कौन सा है जिसको साउथ एशिया में मेंबरशिप दी गई है? तो करेक्ट आंसर इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इज़ द 8th मेंबर ऑफ सार्क। तो सार्क जो है उसमें अब 8 मुल्क शामिल हैं। सबसे आखिर में जो है अफ़गानिस्तान को सार्क की मेंबरशिप जो है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंस्टन चर्चिल वाज एन अमेरिकन जनरल या फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। विंस्टन चर्चिल कौन था? बहुत मशहूर क्वेश्चन है। विंस्टन चर्चिल जो है ही वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। जो है विंस्टन चर्चिल जो है ये बरतानिया का वज़ीर आज़म जो है वो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनरो डॉक्ट्राइन वाज साइंड इन 1923, 1945। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। मेनरो डॉक्ट्राइन जो है ये कब साइन हुआ था? 1823। तो मेनरो डॉक्ट्राइन जो है डेट वाज साइंड इन 1823। 1823 में जो है ये मेनरो डॉक्ट्राइन जो है वो साइन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो कि 1789 को जो है रूनुमा हुआ था। 1789 को दुनिया में 2 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। एक फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और दूसरा जो है यूएसए की बुनियाद रखी थी। यानी ये जो मौजूदा अमेरिका है इसकी बुनियाद 1789 को रखी गई थी। और इसी कैलेंडर ईयर के अंदर जो है रशियन रेवोल्यूशन भी आया था। आपने बताना ये है कि रशियन रेवोल्यूशन के अंदर कौन सा नारा जो है वो बड़ा मकबूल हुआ था? उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी आज़ादी, मुसावात और अखुवत यानी भाईचारा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। द करेक्ट आंसर इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द फेमस स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायटन अकॉर्ड वाज साइंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ
Bosnia, Croatia and Serbia in 1995-1950? The correct answer is 1995. तो डाइटन कार्ड जो है चूँकि अमेरिका के अंदर हुआ था और इसमें बोस्निया, क्रोशिया एंड सर्बिया के जो मिसाइल थे उनको हल किया गया था और ये 1995 जो है 95 में ये अमेरिका में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रा इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ इंडिया और नेपाल? द करेक्ट आंसर इज़ इंडिया। रा इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोरिस येल्सन was the president of which country? Boris Yeltsin was the president of USA या फिर रशिया? The correct answer is Boris Yeltsin was the president of रशिया। तो ये रशिया का प्रेसिडेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाक इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ जर्मनी और ईरान? सवाक जो है ये किस मुल्क की सीक्रेट एजेंसी है? जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया कि रा जो है वो इंडिया की जो है वो खुफिया एजेंसी का नाम है, इस तरह सवाक जो है इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ईरान। तो इसका तल्लुक ईरान के साथ है। सवाक इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इन द लाइन ऑफ फायर? ए मैन्योर, परवेज मुशर्रफ या फिर एस.एम. बर्ग? दोबारा देखिएगा, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक? बुक का नाम है इन द लाइन ऑफ फायर, इन द लाइन ऑफ फायर ए मैन्योर, और आपने बताना ये है कि इसका राइटर जो है वो कौन है? द करेक्ट आंसर इज़ परवेज मुशर्रफ एंड ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। तो परवेज मुशर्रफ जो हैं जो कि पाकिस्तान में चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट रहे हैं, और उसकी किताब का नाम है इन द लाइन ऑफ फायर ए मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन USA ऑपरेशन ऑन May 2, 2011, May 5, 2015। उसामा बिन लादेन जो है उसका एक अमेरिकन ऑपरेशन के दौरान जो है कब उसका मर्डर किया गया? उसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन USA ऑपरेशन ऑन May 2, 2011। May 2, 2011 को जो है उसामा बिन लादेन को एक अमेरिकन ऑपरेशन के अंदर जो है वो कत्ल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बान की मून, द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO बिलोंग टू साउथ कोरिया और जापान? बान की मून जो कि UNO का एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है, आपने बताना ये है कि उसका तल्लुक किस मुल्क के साथ था? द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। बान की मून द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO बिलोंग टू साउथ कोरिया, इसका तल्लुक जो है वो साउथ कोरिया के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ सेंटो इन? पाकिस्तान जो है सेंटो का मेंबर कब बना? द करेक्ट आंसर इज 1955। डियर स्टूडेंट्स, सेंटो जो है इसका पहले नाम था बगदाद पैक्ट। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हम शुरू में जो है डिस्कस कर चुके हैं, और 1958 में जो है जब इराक जो है उसने बगदाद पैक्ट से अलहदगी इख्तियार कर ली थी, तो फिर उसका नाम जो है वो सेंटो रख दिया गया था, यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक पेरेस्ट्रोइका? पेरेस्ट्रोइका जो है के जो राइटर है, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक? बुक का नाम है पेरेस्ट्रोइका, और आपने बताना ये है कि उसका राइटर कौन है? उसका नाम है गोरबाचोव। ये गोरबाचोव जो हैं ये USSR के प्रेसिडेंट थे, और उन्हीं की किताब का नाम है पेरेस्ट्रोइका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स इज़ द वर्क ऑफ पॉल कैनेडी या फिर मॉर्गन थ्यू? द करेक्ट आंसर इज पॉल कैनेडी। राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स इज द वर्क ऑफ पॉल कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान जॉइंट नेम इन द ईयर 1979 और 1918? द करेक्ट आंसर इज 1979। नेम जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेम का मतलब है नॉन अलाइंड मूवमेंट, गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम है ये। और ड्यूरिंग द सेकंड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार जो है, जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ, तो उस वक्त अमेरिका और USSR के दरमियान जो है शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। एक कोल्ड वार शुरू हो गई। उस कोल्ड वार का नतीजा ये निकला कि दुनिया के अंदर दो बड़े ब्लॉक बन गए। एक अमेरिकन ब्लॉक था और एक जो है वो
रशियन ब्लाक था। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है जब दुनिया दो बड़े हिस्सों में तकसीम होगी तो कुछ मालिक ऐसे थे जो ना तो अमेरिकन ब्लाक में शामिल हुए और ना ही उन्होंने जो है वो रशियन ब्लाक में शमूलियत अख्तियार की, बल्कि वो उन्होंने अपने आप को अलग थलग रखा। तो वो मालिक जो इन दोनों ब्लाक से अलग रहे, तो बाद में उन्होंने जो है एक तंजीम कायम की, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो पाकिस्तान चूँकि अमेरिकन ब्लाक में शामिल हो चुका था, उसने 1954 को जो है सीटो पर साइन किए थे और 1955 को उसने बगदाद पैक्ट पे साइन किए थे। इसलिए पाकिस्तान जो है उसने जो है वो अमेरिकन ब्लाक में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। इस वजह से जब इसका क़याम अमल में आया तो पाकिस्तान जो है नैम का मेंबर नहीं बन सका था। और फिर जब पाकिस्तान ने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली सीटो और सेंटो से, तो फिर 1979 को जो है जब ज़िया हक का दौर हुकूमत था, तो उस वक्त पाकिस्तान जो है नैम में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज कंक्लूडेड इन 1919। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद साइन हुआ था और उसमें जंग के खात्मे का ऐलान हुआ था, तो ये 1919 में जो है वो साइन हुआ था। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज कंक्लूडेड इन 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन इज़ द फेमस वर्क ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा या फिर आयशा जिलाल। दोबारा सुनिएगा, किताब का नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन इज़ द फेमस वर्क ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा। द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांसिस फुकुयामा की मशहूर किताब है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन इज़ द फेमस वर्क ऑफ फ्रांसिस फुकुयामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डियर स्टूडेंट्स, द लीग ऑफ अरब स्टेट्स वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन मार्च 26, 1944 और दूसरा है मार्च 22, 1945। द करेक्ट आंसर इज मार्च 22, 1945। तो लीग ऑफ अरब स्टेट्स जो है, अरब मालिक की जो तंजीम है जिसको अरब लीग आमतौर पे कहा जाता है, वो 22 मार्च 1945 को जो है इसका क़याम जो था वो अमल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द राइटिंग ऑफ नेल्सन मंडेला और कार्ल मार्क्स। द करेक्ट आंसर इज नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द राइटिंग ऑफ नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आप देख रहे थे इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो है MCQs का एक प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये हमारी कावज पसंद आई होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं रिपीट किए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो असर नौ शामिल किए गए थे। आप जो है वो इसके मुतल्लिक़ आपका फ़ीडबैक जो है लाजमी तौर पर आना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।